हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी जेआरपी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास एएफएम सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईटीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग एएफएम के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे उनके ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। आज का जो सेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पर एएफएम के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको पिक किया है, और एक एक करके हम उसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से हो सके। तो आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का देखो क्या है। डैश रेफर्स टू अ सिनेरियो वेयर इंटरेस्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ अ लोन एंड द रिमेनिंग नेट अमाउंट इज डिसबर्स्ड टू द बॉर्रोवर। ठीक है। तो एक ऐसा सिनेरियो, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर जब बॉर्रोवर बैंक के पास लोन लेने के लिए जाता है तो जो बैंक है वो लोन पे जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो पहले से ही डिडक्ट कर लेता है, और बाकी का जो पैसा है वो बॉर्रोवर को दे देता है। जैसे कि एग्जाम्पल के मान के चलो, एक ए पर्सन है, वो यहाँ पर एक एबीसी बैंक के पास जाता है लोन लेने के लिए 10 लाख रुपए का। ठीक है। जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 10% है। तो मान के चलो जो लोन है वो यहाँ पर 3 सालों के लिए जो है लिया गया। ठीक है। तो जैसे ये लोन लेने के लिए गया तो बैंक ने सबसे पहले देखो 10 लाख रुपए पे इंटरेस्ट जो है वो चार्ज कर लिया। 10% हमारा 10 लाख का कितना हुआ, 1 लाख रुपए। ठीक है। इंटू 3 कर देंगे तो ये हमारा 3 लाख रुपीज हो जाएगा। तो ये टोटल इंटरेस्ट होगा पूरे 3 सालों का। तो बैंक ने क्या किया, 10 लाख में से ये जो 3 लाख रुपए इंटरेस्ट है इसको माइनस कर लिया, और बाकी का जो 7 लाख रुपए है वो यहाँ पर ए पर्सन को जो है वो दे दिया। तो इस सिनेरियो को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ऑप्शन ए फ्रंट एंड इंटरेस्ट, मिडिल एंड इंटरेस्ट, या फिर बैक एंड इंटरेस्ट। तो ऑप्शन ए फ्रंट एंड इंटरेस्ट इज अ करेक्ट आंसर। एक हमारा बैक एंड इंटरेस्ट भी होता है। बैक एंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो टोटल लोन की अमाउंट है वो बैंक बॉर्रोवर को दे देता है, और बाद में पीरियोडिकल बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज करता है। जैसे अगर सेम एग्जांपल लें तो यहाँ पर जैसे ही ए पर्सन है बैंक पास गया, कहता है मुझे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, 3% 10% का इंटरेस्ट है, 3 सालों के लिए लोन लिया गया। तो बैंक ने क्या किया, 10 के 10 लाख रुपए किसे दे दिए, ए पर्सन को दे दिए। और हर साल 10% यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करता है 1 लाख रुपए, और इससे वसूल लेता है। तो ये जो सिनेरियो होता है वो हमारा बैक एंड इंटरेस्ट रेट जो है कहलाता है। क्या होता है, बैक एंड इंटरेस्ट रेट कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स बैक एंड इंटरेस्ट। तो अभी हमने बैक एंड इंटरेस्ट के बारे में समझा। पहला, द इंटरेस्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रिंसिपल अमाउंट अपफ्रंट, यानी कि पहले ही प्रिंसिपल अमाउंट में से इंटरेस्ट को सब्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। तो बिल्कुल नहीं, ये गलत है। द इंटरेस्ट इज चार्ज पीरियोडिकली आफ्टर द लोन अमाउंट इज डिसबर्स। जैसे ही आपने लोन अमाउंट डिसबर्स कर दिया उसके बाद पीरियोडिकल बेसिस पे आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो, तो बिल्कुल ये डिस्क्राइब करता है। द इंटरेस्ट इज फिक्स एंड रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द लोन। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वेरिएबल भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है। द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ बॉर्बर्स क्रेडिट स्कोर। तो ऐसा भी नहीं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर अच्छे तरीके से डिफाइन कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ कैश फ्लो रिप्रेजेंट ऑर्डिनरी एन्युटी। इसमें से कौन सी ऐसी कैश फ्लो है जो कि यहाँ पर ऑर्डिनरी एन्युटी को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले यहाँ पर थोड़ा सा एन्युटी के बारे में समझ लो कि एन्युटी बेसिकली क्या होता है। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो कोई भी इक्वल और रेगुलर कैश फ्लो आप पे कर रहे हो या फिर आपको रिसीव हो रहा है, वो हमारा कहलाता है एन्युटी। जैसे बेस्ट एग्जांपल आपको यहाँ पर दूं तो आपने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है। ठीक है। हर साल हर साल आपको 10% का रिटर्न जो है वो मिलता है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया 10 लाख की, 1 लाख रुपए की, तो आपको यहाँ पर 10,000 रुपए जो है वो मिलता है। यानी कि जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट हुआ तो आपको 10,000 रुपए मिल गए।
उसके बाद सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ तो आपको 10,000 रुपए मिल गए, ऐसे थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ तो आपको यहाँ पर 10,000 रुपए मिल गए। तो यहाँ पर आप नोटिस करो, एक तो पहले का है कि जो अमाउंट आपको मिल रही है वो क्या है, इक्वल है, सेम है, और जो अमाउंट मिल रही है वो आपको रेगुलर इंटरवल पे मिल रही है, यानी कि 1 साल के बाद मिल रही है, तो इसको हम एनओडी कहेंगे। अगर एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, तो मान के चलो आपको यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है, आपको 10-10 हजार रुपए करके मिल रहे हैं, पर जो टाइम है वो रेगुलर नहीं है, यानी कि पहले आपको 1 साल के बाद मिल गया, उसके बाद आपको तीसरे साल जाके मिला, उसके बाद आपको 7वें साल जाके मिला। तो यहाँ पर अमाउंट तो इक्वल है पर रेगुलर इंटरवल पर नहीं मिल रही है, तो ये हमारी एन्युटी नहीं कहलाएगी, ठीक है। ये तो हुई रिसीव की। हो सकता है आप पेमेंट भी कर रहे हो, जैसे हर महीने आप यहाँ पर रेंट पे कर रहे हो या फिर हर साल आप रेंट पे कर रहे हो 10,000 पे, तो वो भी हमारा एन्युटी की कैटेगरी में आ जाता है। अब ये जो एन्युटी होता है वो बेसिकली हमारी दो टाइप्स की होती है, एक होता है हमारा ऑर्डिनरी एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी, और एक होता है हमारा एन्युटी ड्यू, एक होता है हमारा एन्युटी ड्यू। इसके बारे में ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, फिर भी एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू लेना यहाँ पर जरूरी है ताकि आप टॉपिक के साथ रिलेट कर पाओ। तो ऑर्डिनरी एन्युटी ऐसी एन्युटी होती है जहां पर जो पेमेंट है वो पीरियड के एंड में की जाती है। जैसे अगर आपको आपने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया था, आपको साल के एंड में यहाँ पर पेमेंट रिसीव हो रही है, तो ये हमारी ऑर्डिनरी एन्युटी कहलाएगी। एन्युटी ड्यू वो एन्युटी होती है जो कि पीरियड के स्टार्टिंग में पे की जाती है या रिसीव की जाती है। जैसे जनरली देखो जो रेंट होता है वो आपको एडवांस में पे करना पड़ता है, यानी कि जैसे ही महीना स्टार्ट हो आपको रेंट पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो पेमेंट की जा रही है वो पीरियड के स्टार्टिंग में की जा रही है, तो ये हमारा एन्युटी ड्यू कहलाता है, ठीक है। अब दोनों के बारे में आप अच्छे से समझ चुके हो, अब इसका आंसर कर सकते हो। कौन सा कैश फ्लो, देखो इक्वल एंड रेगुलर कैश फ्लो मेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, तो बिल्कुल ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि हर पीरियड के एंड में हमें इक्वल रेगुलर कैश फ्लो मिल रहा है। इक्वल एंड रेगुलर कैश फ्लो मेड एट बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, तो ये तो एन्युटी ड्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंक्रीजिंग कैश फ्लो मेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, तो ये भी नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रिप्रेजेंट, ये जो हमारा एन्युटी है उसकी जो फ्यूचर वैल्यू होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो देखो जब हम एन्युटी की बात करते हैं, उसकी वैल्यू की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में दो वर्ड्स आते हैं। एक होता है फ्यूचर वैल्यू जिसका ये क्वेश्चन है, और एक होता है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं फ्यूचर वैल्यू की, फ्यूचर वैल्यू क्या होता है। तो पहले एग्जांपल समझो, ए पर्सन है, उसने बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की है, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, फाइव, फोर्थ ईयर, 5 सालों के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, उसको यहाँ पर 5 सालों के लिए 10-10 हजार रुपए यहाँ पर रिटर्न जो है वो मिलेगी, ठीक है। ये हमारा सिनेरियो हो गया। अब जो एक पर्सन है उसने मान के 2018 में इन्वेस्टमेंट की है, तो एक पर्सन 2018 में जानना चाहता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट इसने की है फ्यूचर में जाके इसकी क्या वैल्यू रहेगी, फ्यूचर में जाके इसकी क्या वैल्यू रहेगी। जैसे अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो 5 साल उसको 10-10 हजार रुपए करके मिलेगा, तो 50,000 हो गया, यानी कि 5 सालों बाद इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी, 1,50,000 रुपए, 1,50,000 रुपए। तो ये हमारा बेसिकली क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल दो आपको, तो आपने एक लोन लिया है 10 लाख रुपए का, आपको यहाँ पर 5 सालों के लिए लोन लिया गया है और 10% का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ रहा है। तो आप कैलकुलेट करना चाहते हो कि 5 सालों के बाद आपको टोटल कितना पैसा यहाँ पर लोन और इंटरेस्ट के फॉर्म में देना पड़ेगा। तो अगर मान के चलो 10 लाख रुपए का आपने लोन लिया था, 1 लाख रुपए, तो ये आपका 15 लाख रुपए बन रहा है, मान के चलो सिंपल, ठीक है। 15 लाख रुपए यहाँ पर बन रहा है, तो ये बेसिकली क्या हुआ, फ्यूचर वैल्यू हुआ, क्या हुआ यहाँ पर, फ्यूचर वैल्यू हुआ। फ्यूचर में आप जानना चाहते हैं वैल्यू क्या होगी। प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, देखो अगर आपने कोई इन्वेस्टर से, या सेम एग्जांपल है यहाँ पर, तो फ्यूचर वैल्यू तो हमें पता लग गई, फ्यूचर वैल्यू तो क्या होगी हमारी यहाँ पर 1,50,000 होगी। पर अब हम ये जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में जो 1,50,000 रुपए हमें मिलने हैं उसकी आज के टाइम में, 2018 के टाइम में यहाँ पर कितनी वैल्यू है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई फ्यूचर में कैश फ्लो मिलने वाला है और आप जानना चाहते हो कि उसका आज के टाइम में कितनी वैल्यू है, तो वो हमारी प्रेजेंट वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रेजेंट वैल्यू कहलाती है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट आपको पता है कि आज जो हमारे पास पैसा है और फ्यूचर में जो पैसा हमें मिलने वाला है उसकी वैल्यू सेम नहीं रहती है। फ्यूचर वाले पैसे की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है प्रेजेंट वैल्यू से, ठीक है। पहले देखो, द टोटल वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ कैश फ्लो एट अ स्पेसिफिक फ्यूचर डेट, यानी कि जो हमारा सीरीज ऑफ कैश फ्लो है उसकी जो टोटल वैल्यू होगी फ्यूचर डेट के ऊपर, वो हमारा फ्यूचर वैल्यू कहलाता है। बिल्कुल ये हमारा करेक्ट है। द करंट वर्थ ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स, तो ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू होता है, यानी कि फ्यूचर में जो हमें पेमेंट मिलने वाली है उसकी जो करंट में वैल्यू है। द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज बैक टू प्रेजेंट, तो ये नहीं है, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following repayment method involve
इक्वल मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट कवरिंग बोथ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले जो हमारा रीपेमेंट ऑफ डेट है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। रीपेमेंट ऑफ डेट का मतलब क्या है? आपने कोई भी पैसा लिया है तो आपको कभी ना कभी तो वो पैसा वापस करना है, ठीक है। तो जब आप पैसा वापस करते हो तो आपके पास कई सारे तरीके होते हैं। जैसे कि पहला मेथड क्या होता है, इक्वल मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अप्लाई ड्यूरिंग द पीरियड। इस मेथड के अंदर क्या होता है कि आपकी जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होती है, जैसे कि मान लो आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, इसकी एक फिक्स इंस्टॉलमेंट आप तय कर लेते हो। जैसे आपने एक फिक्स इंस्टॉलमेंट यहाँ पर तय कर ली 10,000 रुपए, यानी कि आप हर साल 10,000 रुपए यहाँ पर पे करोगे, ठीक है। तो इस मेथड के अंदर सबसे पहले आप प्रिंसिपल अमाउंट की एक फिक्स्ड अमाउंट यहाँ पर जो है वो फिक्स करते हो। उसके बाद उस पीरियड के अंदर जो भी इंटरेस्ट अप्रूव हुआ होता है उसे आप ऐड करते हो। जैसे अगर मान के चलो 1 साल का इंटरेस्ट यहाँ पर 10% के हिसाब से 1,000 रुपए, तो आपको टोटल यहाँ पर कितना पे करना पड़ेगा? 11,000 रुपए पे करना पड़ेगा। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं? इक्वल मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अप्लाई ड्यूरिंग द पीरियड। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की, ये होता है इक्वेटेड मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट कवरिंग बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। इस मेथड के अंदर क्या होता है कि हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है ना, प्रिंसिपल अमाउंट होती है और जो भी इंटरेस्ट होता है उसका हम एक फिक्स अमाउंट जो है तय कर लेते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि भाई देखो मैं आपको ना टोटल हर साल 10,000 रुपए यहाँ पर पे जो है वो करूंगा, और जैसे ही 1 साल पूरा होता है 10,000 रुपए पे कर दिया जाता है, और इस 10,000 रुपए के अंदर कुछ हिस्सा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट का, जैसे मान के चलो 9,000 प्रिंसिपल है और 1,000 रुपए हमारा इंटरेस्ट है। तो इस मेथड के अंदर हमारा जो अमाउंट बनता है, फिक्स अमाउंट बनता है, उसके अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं। दोनों मेथड के बीच में डिफरेंस क्या हुआ? देखो इस मेथड के अंदर जो हम अमाउंट फिक्स करते हैं वो प्रिंसिपल अमाउंट का फिक्स करते हैं और इंटरेस्ट हमें अलग से पे करना पड़ता है। पर यहाँ पर जो अमाउंट हम फिक्स करेंगे उसके अंदर हमारा प्रिंसिपल भी होगा और हमारा इंटरेस्ट भी होगा, ठीक है। अब बात करते हैं बुलेट एंड बैलून रिपेमेंट की। इसके अंदर आपको सारा का सारा पैसा एक बार में एक इंस्टॉलमेंट में ही पे करना होता है। जैसे आपने लोन लिया था, आपको 2 साल बाद पे करना है, तो आप 2 साल बाद सीधे ही इसकी जो है पेमेंट कर दोगे। तो आप क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या रहता? विच ऑफ द फॉलोइंग रीपेमेंट मेथड इन्वॉल्व्स इक्वल मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट कवरिंग बोथ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर रहेगा। जो हमारी इक्वल मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट होगी उसके अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, when the required rate of return is greater than the coupon rate the value of bond is। अगर हमारा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो यहाँ पर कूपन रेट से ज्यादा है, तब जो हमारी बॉन्ड है उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और कूपन रेट क्या है उसे समझ लो। तो देखो जब भी हम किसी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बॉन्ड पे हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। और बॉन्ड पे जो भी हमें इंटरेस्ट मिलता है उसे हम कहते हैं कूपन इंटरेस्ट या फिर कूपन पेमेंट। क्या कहते हैं? कूपन पेमेंट या कूपन रेट, जिस भी रेट से आपको मिला। फर्ज करो ये 10% का है, ठीक है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वो रिटर्न होता है जो कि इन्वेस्टर को चाहिए होता है। सिंपल भाषा में कहूँ, जो मार्केट में चल रहा होता है। जैसे अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट, जो एवरेज इंटरेस्ट रेट है वो 12% है, तो हमारा जो इन्वेस्टर को चाहता है कि उसे भी 12% मिले, तो ये क्या होगा? हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, ठीक है। जब भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमारा ज्यादा है और जो कूपन इंटरेस्ट है वो कम हो, तो हमारी बॉन्ड की वैल्यू होती है कम। हमारी बॉन्ड की जो वैल्यू होती है वो कम, यानी कि लेस देन पार वैल्यू। जैसे अगर बॉन्ड की वैल्यू है 100 रुपए, तो हमारी जो बॉन्ड की रियल वैल्यू होगी या तो 90 होगी, 95 होगी, या फिर 80 होगी, 85 होगी, मतलब कि फेस वैल्यू से कम होगी। ऐसा क्यों होता है? तो देखो जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो 12% का है, पर ये बॉन्ड हमें पे कर रहा है सिर्फ और सिर्फ 10% का। तो ये जो 2% है एक्स्ट्रा, इसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बॉन्ड के प्राइस को कम कर देते हैं। जैसे अगर मान के चलो दो प्रोडक्ट है, सेम प्राइस है ना, तो हम क्या करना चाहते हैं? हमें अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो हम क्या कर लेते हैं? थोड़ा सा डिस्काउंट देते हैं, 10% का, 20% का, ताकि कस्टमर अट्रैक्ट होकर उसे खरीद ले। ऐसे सेम चीज इसमें है। अगर हमारी बॉन्ड की प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो थोड़ा हम डिस्काउंट दे देंगे ताकि इन्वेस्टर उसको परचेज कर सके और उसको जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो यहाँ पर मिल जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम, ये जो क्वेश्चन है वो हमारे थ्योरम्स ऑफ बॉन्ड वैल्यू के रिगार्डिंग था। तो कई सारे यहाँ पर थ्योरम्स हैं जो कि हमें यहाँ पर बॉन्ड वैल्यू के रिगार्डिंग जो है वो बताती है। तो इन थ्योरम के बारे में हम एक एक करके यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे। तो जो पहली थ्योरम है वो देखो क्या है? व्हेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू द कूपन रेट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू इट्स पार वैल्यू। अगर हमारा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो इक्वल है कूपन रेट के,
तो जो बॉन्ड की वैल्यू होगी उसकी पार वैल्यू के इक्वल होगी, यानी कि फेस वैल्यू के इक्वल होगी। ना तो ये डिस्काउंट पे होगी ना ही प्रीमियम पे होगी। जैसे एग्जांपल देखो, XYZ लिमिटेड कंपनी परचेज 4 ईयर बॉन्ड विद फेस वैल्यू ऑफ 1000, कूपन इंटरेस्ट इज 12%, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। तो हमें यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड को कैलकुलेट करना है, तो यानी कि बॉन्ड की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो हमारा पहले से ही मैं कैलकुलेशन यहाँ पर करके ले आऊँ ताकि हमारा ज्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट ना हो। सिर्फ यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि थ्योरम क्या आती क्या है। तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड का जो फॉर्मुला होता है वो होता है एनुअल इंटरेस्ट इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी YTM एंड इनटू हमारा जो यहाँ पर फेस वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर YTM एंड। ठीक है, तो जब वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारी एनुअल इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर 12, सॉरी यहाँ पर 120। ठीक है, तो यहाँ पर 120 है। ठीक है, इनटू इसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, वो है 3.0373 प्लस 1000 हमारी फेस वैल्यू है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट कर लिया है, वो है 0.6355। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कितना जाएगा यहाँ पर 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे कैलकुलेट करना है इसके बारे में ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया हुआ है, तो आप वहां पर जाके देख सकते हो। सिंपल सा फॉर्मूला है, ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर जल्दी जल्दी मैं आपको यहाँ पर बता दूं तो आपको सिंपल सा यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाना है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.12 की पावर n। ठीक है, n का क्या है, जो हमारा ईयर है। अब इसको कैलकुलेट से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया, 1 को डिवाइड करना है 1.12। ठीक है, और इज इक्वल टू का साइन प्रेस कर देना है। तो अगर आप एक बार ही प्रेस करते हो तो आपका ये वाला आ जाता है। ठीक है, फिर से एक बार मैं आपको कर देता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इज इक्वल टू का साइन, तो ये आ जाता है आपका। अब देखो यहाँ पर क्या है, 4 ईयर है तो 4 बार आपको प्रेस करना है, तो 3 4, तो ये कितना आ रहा है हमारा 6.335। कितना आ रहा है 0.635 है। ठीक है, अब ये वैल्यू कैसे यहाँ पर कैलकुलेट होगी, तो सिंपल यहाँ पर कैलकुलेटर पे आपको ग्रैंड टोटल जो है वो टाइप कर देना है। तो जैसे आप ग्रैंड टोटल करोगे तो 3.0373 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी कैलकुलेशन है, बस आपको मेथड जो है वो अच्छे से आना चाहिए। क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, तो नेक्स्ट है when the required rate of return is greater than the coupon rate, the value of bond is less than its par value। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज्यादा होता है कूपन रेट से, तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होगी, लेस देन होगी। अब इसको हम अगर प्रैक्टिकली करके देखें तो मान के चलो कंपनी ने परचेज किया 3 ईयर बॉन्ड विद फेस वैल्यू ऑफ 1000, 9% कूपन इंटरेस्ट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 11% है, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। तो सबसे पहले हमारा जो एनुअल इंटरेस्ट है वो कितना है 90 है, इसकी जो वैल्यू है 2.4437 है, प्लस 1000 हमारी फेस वैल्यू इंटू 0.7311। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपकी बॉन्ड की वैल्यू कितनी आएगी 951, यानी कि 49 रुपीज से आपकी फेस वैल्यू से वैल्यू जो है वो बॉन्ड की कम है। नेक्स्ट अगर हम थ्योरम की बात करें तो वो है व्हेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन द कूपन रेट, द वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज ग्रेटर देन इट्स पार वैल्यू। तो अगर हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम है, कूपन रेट ज्यादा है, तो वो जो हमारी वैल्यू होगी बॉन्ड की वो उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा होगी। एग्जाम्पल, 3 साल का यहाँ पर बॉन्ड है, 1000 फेस वैल्यू है, कूपन इंटरेस्ट 12% है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 9% है। जब आप इसको यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू होगी वो 1075 होगी। तो 75 जो रुपीज है वो फेस वैल्यू से ज्यादा है हमारी बॉन्ड की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, व्हाट हैपेंस टू द डिस्काउंट ऑन बॉन्ड एज मैच्योरिटी अप्रोचेस व्हेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज हायर देन कूपन रेट। अगर यहाँ पर अगर हमारा जो कूपन रेट है, अगर हमारा जो कूपन रेट है वो यहाँ पर क्या है, कम है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से। ठीक है, तो हमारा जो बॉन्ड होता है वो किस पे होता है, डिस्काउंट पे होता है। किस पे होता है, डिस्काउंट पे होता है। तो वही चीज यहाँ लिखिए, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हायर देन है कूपन रेट, तो हमारा बॉन्ड होगा डिस्काउंट पे। तो जब हमारा बॉन्ड जो है वो मेच्योरिटी की तरफ बढ़ता रहता है, जैसे 1 साल पूरा हुआ, 2 साल पूरा हुआ, 3 साल पूरा हुआ, 4 साल पूरा हुआ, फाइनली मेच्योर हो गया, तो जो डिस्काउंट है उसका क्या होता है, डिस्काउंट इंक्रीज होता है, डिस्काउंट डिक्लाइन होता है, प्रीमियम इंक्रीज होता है या फिर प्रीमियम डिक्लाइन होता है। तो ऑप्शन बी डिस्काउंट डिक्लाइन इज द करेक्ट आंसर। अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ अगर मैं यहाँ पर समझाना चाहूँ तो XYZ लिमिटेड कंपनी, उसने 3 साल का यहाँ पर बॉन्ड परचेज किया है, फेस वैल्यू है उसकी यहाँ पर 1000, कूपन इंटरेस्ट है हमारा 10%, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 12%, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंड आल्सो कैलकुलेट द पीवी ऑफ बॉन्ड आफ्टर 1 ईयर, यानी कि 1 साल के बाद हमारे डिस्काउंट में क्या चेंज आया है वो हमें कैलकुलेट करना है। देखो, जब हम पहली बार इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सेम फॉर्मूला लगा के, तो उसका आंसर आता है 951। अब ये कैसे आया है इसको हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट होता है। तो ये मेथड मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है, कैलकुलेटर पे मैंने आपको बता दिया, पहले भी बताया हुआ है, अभी भी बता दिया है। ठीक है, तो ये मत कहिएगा कि सर फटाफट करा रहे हो।
तो हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो 951 यहाँ पर क्या आया है, हमारी प्रेजेंट वैल्यू आई है। तो पहली चीज आपको पता लगी कि हमारा जो बॉन्ड है वो डिस्काउंट पे है। उसके बाद देखो जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट हुआ यानी कि वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ा, तो हमारी जो बॉन्ड की वैल्यू है वो कितनी रहेगी, 966। यानी कि आप देखोगे कि हमारा जो डिस्काउंट है वो पहले से कम हो गया है। पहले 49 रुपीज का यहाँ पर डिस्काउंट था, अब उससे ज्यादा मतलब उससे कम डिस्काउंट जो है वो रह गया है, 34 रुपीज के अराउंड। नेक्स्ट हमारा इसी के साथ रिलेटेड है, when the required rate of return is less than the coupon rate, the premium on the bond declines as maturity approaches। तो ये सेम मेथड है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि हमारा जो बॉन्ड है वो प्रीमियम पे है। क्यों प्रीमियम पे है, क्योंकि हमारा जो कूपन रेट है वो ज्यादा है किससे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से। ठीक है, तो ये भी सिंपल है। देखो अगर हम चाहे डिस्काउंट की बात करें, मेच्योरिटी की बात करें, तो जैसे जैसे मेच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं वो कम होते जाते हैं। जैसे पहले हमारी जो प्रीमियम पे है हमारी बॉन्ड की वैल्यू वो 1051 है, पर जैसे वो बढ़ी तो वो कितनी होगी, हमारी कितनी रह गई यहाँ पर 1035। अब प्रीमियम की जो अमाउंट है वो क्या हो गई, कम हो गई। क्या हो गई, कम हो गई। पहले 51 रुपीज का यहाँ पर प्रीमियम का अमाउंट था, अब सिर्फ 35 का रह गया। तो चाहे डिस्काउंट है चाहे प्रीमियम है, जैसे वो हमारा बॉन्ड मेच्योरिटी की तरफ बढ़ता रहता है, हमारी जो वैल्यू है जो प्रीमियम और डिस्काउंट की वैल्यू है वो डिक्रीज होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बॉन्ड ड्यूरेशन। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बॉन्ड ड्यूरेशन के रिगार्डिंग करेक्ट है। तो बॉन्ड ड्यूरेशन के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। बॉन्ड ड्यूरेशन क्या होता है, तो अगर आपने बॉन्ड में कोई भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, बॉन्ड में आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया, जितने टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट का सारा पैसा आपके पास वापस आ जाता है, वो हमारी बॉन्ड ड्यूरेशन कहलाती है। जैसे अगर आपने 1 लाख रुपए यहाँ पर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है, और 4 साल के अंदर में आपको 1 लाख रुपए जो है वो वापस मिल गए रिटर्न की फॉर्म में, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा बॉन्ड की ड्यूरेशन। ठीक है, पहली स्टेटमेंट देखो, द ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड इज टिपिकली शॉर्टर देन इट्स टर्म टू मैच्योरिटी, बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारी बॉन्ड की ड्यूरेशन होती है वो उसकी मैच्योरिटी से हमेशा कम होती है। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड इक्वल्स टू टर्म टू मैच्योरिटी ओनली इन केस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। अब देखो जो हमारी बॉन्ड है उसके ऊपर क्योंकि हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इसकी वजह से जीरो कूपन बॉन्ड एक इकलौता बॉन्ड है जहां पर जो बॉन्ड की ड्यूरेशन है और जो मेच्योरिटी होती है वो एक दूसरे के इक्वल होती है। इंक्रीजिंग द कूपन फ्रीक्वेंसी रिड्यूसेस द ड्यूरेशन। अगर जो कूपन फ्रीक्वेंसी वो ज्यादा, से आपको 3 महीनों में कूपन इंटरेस्ट मिल रहा है या 6 महीनों में इंटरेस्ट रेट कूपन इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ड्यूरेशन रिड्यूस होती है। अगर जो कूपन फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होती है तो हमारा जो ड्यूरेशन है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे अगर आपको साल में सिर्फ एक बार कूपन इंटरेस्ट मिल रहा है तो वहां पर जो ड्यूरेशन होगी वो इंक्रीज होगी एज कंपैरिजन टू जहां पर जो हमें जो कूपन है वो 2 बार मिल रहा है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, डैश रेफर्स टू द डिग्री ऑफ फ्लक्चुएशन और वेरिएशन इन द प्राइस ऑफ बॉन्ड इन रिस्पॉन्स टू द चेंजेस इन मार्केट कंडीशंस पर्टिकुलरली इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो देखो जब हमारी मार्केट कंडीशंस में चेंजेस आते हैं, फ्लक्चुएशन आते हैं, खास करके जो इंटरेस्ट रेट है उसमें चेंजेस आते हैं, तो उसकी वजह से हमारे बॉन्ड के प्राइस में जो चेंजेस आ जाते हैं और वो जो डिग्री है, जिस डिग्री पे चेंजेस आते हैं उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बॉन्ड ड्यूरेशन, बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड क्रेडिट रेटिंग या फिर बॉन्ड प्राइस वोटालिटी। तो ऑप्शन डी बॉन्ड प्राइस वोटालिटी इज अ करेक्ट आंसर। हाई वोटालिटी इंडिकेट्स, अब ये जो बॉन्ड प्राइस वोटालिटी होती है वो हाई भी होती है, लो भी होती है। हाई वोटालिटी का मतलब है कि जो बॉन्ड प्राइस है ना वो मोर सेंसिटिव है इंटरेस्ट रेट मूवमेंट से। अब मोर सेंसिटिव का मतलब क्या है कि अगर इंटरेस्ट रेट में मूवमेंट्स आती है तो उसका काफी ज्यादा इंपैक्ट जो है बॉन्ड प्राइस पे पड़ता है। यानी कि प्राइस में अगर 10% का चेंज आया है तो हमारा जो बॉन्ड का प्राइस है उसमें 20% का चेंज आया है। इस हद तक यहाँ पर रिलेटेड होता है बॉन्ड का प्राइस इंटरेस्ट रेट के साथ। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगर बॉन्ड प्राइस लेस सेंसिटिव है इसका मतलब क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट में मूवमेंट का इतना ज्यादा इंपैक्ट जो है वो बॉन्ड प्राइस पे नहीं पड़ता है। बॉन्ड प्राइस इज नॉट इंपैक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट मूवमेंट, तो ये गलत है, बिल्कुल पड़ता है। इंटरेस्ट रेट में चेंज आता है तो बॉन्ड प्राइस में भी चेंज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैपिटल स्ट्रक्चर इन फाइनेंस। इसमें से कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर है क्या, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो जब भी हम बिजनेस करते हैं तो हमें चाहिए होता है पैसा, हमें चाहिए होता है फाइनेंस, ठीक है, ताकि हम बिजनेस को चला पाए, बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो बिजनेस को चलाने के लिए जो भी पैसा हमें चाहिए होता है उसे हम क्या देते हैं यहाँ पर कैपिटल, या फिर आप इसको फाइनेंस भी क्या देते हो। अब ये जो कैपिटल है वो बिजनेस दो तरीके से जो है रेस करता है। एक तरीका होता है इक्विटी, जब वो अपने ऑनर से पैसा मंगवा लेता है,
और एक होता है डेट जब वो ऑनर के अलावा किसी थर्ड पार्टी से लोन वगैरह ले लेता है, जैसे कोई बैंक हो गई कि कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगी। ठीक है, जो इक्विटी और डेट, इसके स्ट्रक्चर को हम, इनके कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे अगर मान के चलो एक बिजनेस है, उसने 60% इक्विटी मंगाई है, 40% यहाँ पर डेट से पैसा रेज किया है, और टोटल उसका 100% पैसा इस तरीके से आया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो कहलाएगा। तो कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर डिफाइन करिए, पहला, कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मिक्स ऑफ डेट इक्विटी यूज्ड बाय कंपनी टू फाइनेंस इट्स ऑपरेशन। बिल्कुल करेक्ट है, अपने ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए कंपनी ने जो भी डेट और इक्विटी का मिक्स यूज किया है वो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। कैपिटल स्ट्रक्चर इज टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ स्टॉक, यानी कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, कंपनी के जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसको कहते हैं। या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ कंपनीज नेट इनकम एलोकेटेड टू शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड। कैपिटल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है कि कंपनी ने अपने इनकम का कितना परसेंटेज जो है शेयर होल्डर को डिविडेंड के फॉर्म में दिया है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, विच ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, इसमें से कौन सा हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर की टाइप नहीं है। पहला, हाईली लीवरेज, लो लीवरेज, एक्सपेंसिव लीवरेज। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। एक्सपेंसिव लीवरेज हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर की टाइप नहीं होती, बाकी हाईली लीवरेज, लो लीवरेज, ये हमारी इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की। ठीक है, अब ये है क्या, तो ये जो क्लासिफिकेशन की गई है ये डेट के बेसिस पे की गई है कि कंपनी ने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट यहाँ पर कितना रखा हो। अगर हम हाईली लीवरेज की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो डेट कैपिटल है वो बहुत ज्यादा होती है। सिंपल भाषा में कहूँ कि अगर कोई कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए डेट डेट ज्यादा ले रही है, तो उसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा वो हाईली लीवरेज होगा, और ये काफी ज्यादा यहाँ पर रिस्की जो है होता है। लो लीवरेज का मतलब यहाँ पर क्या है, जब प्रोपोर्शन ऑफ डेट कैपिटल काफी लो होता है, कम होता है। जैसे अगर हमारा इक्विटी 80% है और जो डेट है वो 20% है, तो इसको हम लो लीवरेज कहेंगे। अगर हमारा जो डेट है वो 70% है, इक्विटी 30% है, तो इसको हम हाईली लीवरेज जो है वो कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, डैश परफेक्ट मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग दैट हेल्प्स इन मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ कंपनी इन द मार्केट व्हाइल एट द सेम टाइम मिनिमाइज इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब कि एक ऐसा डेट और इक्विटी का मिक्स जो कि हमारी कंपनी की जो वैल्यू है उसको मैक्सिमाइज करता है, साथ के साथ जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको भी मिनिमाइज करता है, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, परफेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर, या फिर इफेक्टिव कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश रिप्रेजेंट द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय अ कंपनी टू एक्वायर फंड्स इंक्लूडिंग बोथ एंड इक्विटी। ठीक है, तो हमारी जो कंपनी है वो जो भी फंड्स एक्वायर करती है उसे फ्री में नहीं मिलता, उसके लिए कुछ उसको एक्सपेंस पे करने पड़ते हैं। जैसे कि डेट के केस में उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इक्विटी के केस में उसे यहाँ पर डिविडेंड जो है पे करना पड़ता है। तो ये जो एक्सपेंस है इसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फाइनेंसिंग कॉस्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, या फिर फंडिंग एक्सपेंस। तो ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द करेक्ट आंसर। अब इसी चीज को अगर हम एक एग्जांपल के साथ समझे तो मान के चले XYZ कंपनी है, ठीक है, उसने यहाँ पर बैंक से 100 करोड़ रुपए का लोन लिया है, जिसके ऊपर उसको 10% का यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ता है। तो इसका 10% हमारा कितना होगा, 10 करोड़ रुपीज। कितना हो गया हमारा यहाँ पर, 10 करोड़ रुपीज। ठीक है, देखो ये जो 10 करोड़ रुपीज है, ये जो 10 करोड़ रुपीज है, ये बेसिकली क्या है, ये हमारी क्या है, कॉस्ट है। क्योंकि देखो 100 करोड़ रुपए इसको मिले थे, इसको 10 करोड़ एक्स्ट्रा पे करने पड़े, यानी कि 110 करोड़ रुपए यहाँ पर पे करने पड़ेंगे अगर एक साल के लिए मान के चलो लोन लिया है। तो ये जो 10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पे किया है वो बेसिकली एक तरह का एक्सपेंस ही है ना, जो यहाँ पर डेट को एक्वायर करने के लिए कंपनी ने पे किया है, तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि किसी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन नहीं करता। पहला देखो क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि डिसाइड करता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखो हमारी जो डेट की कॉस्ट होती है वो नॉर्मली जो इक्विटी होती है उससे कम होती है, उससे कम होती है। ठीक है, तो जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया जाता है तो सबसे पहले चेक की जाती है कि कॉस्ट किसकी कितनी आ रही है, फिर उसके हिसाब से कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो डिटरमाइन किया जाता है। उसके बाद रिस्क टॉलरेंस, रिस्क टॉलरेंस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो जब कोई कंपनी डेट लेती है तो वहां पर जो रिस्क होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि देखो अगर जो इक्विटी है,
अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं भी कमाती तो कोई बात नहीं है, उसको डिविडेंड नहीं पे किया जाएगा। पर अगर यहाँ पर डेट लिया हुआ है तो इंटरेस्ट तो उन्हें पे करना ही करना है, इंटरेस्ट तो उन्हें पे करना ही करना है, साथ के साथ जो पैसा है उसे भी वापस करना है। तो अगर कोई कंपनी रिस्क टॉलरेट कर सकती है तो वो तो डेट डेट ज्यादा यूज करती है, अगर रिस्क टॉलरेट नहीं कर सकती डेट कम यूज करती है। कैश फ्लो स्टेबिलिटी, अगर हमारी जो कैश फ्लो है वो स्टेबल है तो हम डेट का यूज कर सकते हैं, मतलब कि हम डेट ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा है इंटरेस्ट को पे करने का और टाइम आने में प्रिंसिपल अमाउंट को भी पे करने का। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा नन ऑफ द, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे यहाँ पर फैक्टर्स होते हैं जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि अगर मान के चलो जो ऑनर्स हैं वो अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते हैं, मतलब कि और ऑनर्स नहीं बनाना चाहते तो वो इक्विटी नहीं इशू करते, वो डेट इशू कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, विच अप्रोच कंसीडर द सिस्टमैटिक रिस्क ऑन एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न इन डिटरमिनिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो यहाँ पर हम बेसिकली जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कैलकुलेट करें तो कौन सी ऐसी अप्रोच है जो कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क जुड़ा हुआ है और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उनको कंसीडर करता है इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। पहला कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडलिंग अप्रोच, बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम अप्रोच, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल अप्रोच या फिर अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अप्रोच इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी ये सारे जो अप्रोचेस हैं वो अलग तरीके से यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप CAPM की यहाँ पर बात करें तो ये यहाँ पर इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए एक मेथड है, यूज किया जाता है। ये बेसिकली एक्सपेक्टेड रिटर्न और जो सिस्टमैटिक रिस्क है इन्वेस्टमेंट के साथ उसके बीच में हमें रिलेशनशिप के बारे में बताता है और उसके बेस पर इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट को कैलकुलेट करता है। अब इसके अंदर कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो होता है रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इनटू मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट। बीटा का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो हमारी कंपनी के शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, डिबेंचर्स हैं, उनके प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस कितनी आती हैं अगर मार्केट में फ्लक्चुएशन आती है। जैसे यहाँ पर अगर रिस्क फ्री रिटर्न 3% का है, मार्केट रिटर्न 10% का है और बीटा जो है कंपनी का वो 1.2 है, तो इस केस में हमारी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगी वो कितनी आएगी, देखो 3% हमारा क्या रिस्क फ्री रिटर्न 1.2 इंटू 10 माइनस 37, जब इसको सॉल्व करोगे तो 10.45 यहाँ पे जो है निकल कर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। नेक्स्ट हमारा है बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम अप्रोच। इस अप्रोच के अंदर जब हम इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं तो हम बेसिकली जो हमारे बॉन्ड पे हमें जो यील्ड मिलती है ना उसके साथ हम यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं। यानी कि सबसे पहले जो बॉन्ड पे यील्ड हमें मिलेगी वो हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर बॉन्ड पे यील्ड कितनी मिले 5% का। उसके बाद इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिस्क प्रीमियम हम यहाँ पर चार्ज करते हैं, तो रिस्क प्रीमियम अगर 2% है तो टोटल कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कितनी हो जाएगी यहाँ पर 7%। कहने का मतलब क्या है कि पहले आप एक बॉन्ड लीजिए, उस पर जो यील्ड मिल रही है उसको लीजिए, फिर उसके बाद इक्विटी में कैपिटल करने की वजह से जो आप रिस्क ले रहे हो उसके लिए एक प्रीमियम चार्ज कीजिए और जो टोटल आएगा वो हमारा 7% आएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। नेक्स्ट है हमारा डिविडेंड ग्रोथ मॉडल अप्रोच। इस अप्रोच के अंदर हम बेसिकली जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करते हैं तो जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है और समय के साथ जो डिविडेंड के रेट में ग्रोथ होने वाली है उसके बेस पर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को डिटरमाइन करते हैं। जो फॉर्मूला है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय करंट शेयर प्राइस इनटू प्लस हमारा डिविडेंड ग्रोथ प्लस हमारा डिविडेंड ग्रोथ रेट। डिविडेंड ग्रोथ रेट अगर हम इसको सॉल्व करें तो मान के चले कंपनी पेज एन एनुअल डिविडेंड ऑन 20 पर शेयर, द करंट शेयर प्राइस इज 400, द एक्सपेक्टेड डिविडेंड ग्रोथ रेट इज 5%। अब हमें इससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना है। तो डिविडेंड पर शेयर हमें कितना मिल रहा है 20, डिविडेंड पर शेयर हमें यहाँ पर कितना मिल रहा है 20। उसके बाद 400 क्या है करंट शेयर प्राइस, तो उसके बाद हमारी ग्रोथ रेट कितनी दिख रही है 5%। तो 20 डिवाइडेड बाय 400 ये हमारा 5% आ जाएगा, प्लस 5% इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अर्निंग प्राइस रेशियो। इसके अंदर जो वो हमारी अर्निंग प्राइस इस अप्रोच के अंदर जो हमारी अर्निंग पर शेयर है उसको हम कंपेयर करते हैं मार्केट प्राइस ऑफ शेयर के साथ और उसके बाद हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिलता है। जैसे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, अर्निंग पर शेयर, यानी कि शेयर के ऊपर आपको पर शेयर कितना यहाँ पर अर्निंग हो रही है उसे आपको डिवाइड करना है मार्केट प्राइस पर शेयर और आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल के आ जाएगी। जैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पे देखो क्या है कि 400 हमारी 40 हमारी क्या है अर्निंग पर शेयर है
और 800 हमारे क्या है मार्केट प्राइस को डिवाइड करोगे तो 0.05 आएगा, इंटू 100 कर दोगे तो 5% आ जाएगा, तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल कर आ जाएगी। तो ये हमारी अलग अलग अप्रोच है जिनका यूज करके आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म द लायबिलिटी टू पे जीएसटी शिफ्ट टू रिसीवेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो। ठीक है, सबसे पहले रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है क्या, इसका मतलब समझो। ठीक है, तो देखो जीएसटी के अंदर अगर हम नॉर्मल सिनेरियो की बात करें तो जीएसटी गवर्नमेंट को पे करता है सेलर। कौन पे करता है यहाँ पर, सेलर, जो कि गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करता है। ठीक है, पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जहां पर जो रिसिपिएंट है, जो गुड्स और सर्विसेज को रिसीव कर रहा है, वो यहाँ पर जीएसटी गवर्नमेंट को पे करता है। तो किस सिनेरियो में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा, पहले व्हेन द सप्लायर इज एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, when the recipient is input service distributor, when the supplier is registered with GST, या फिर when the recipient makes purchases from unregistered supplier। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेजेस किए तो उस केस में आपको यहाँ पर जीएसटी जो है वो पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड इन जीएसटी रिटर्न फाइलिंग। जो हमारी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग होती है उसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन को इंक्लूड किया जाता है, पहला पर्सनल डिटेल्स ऑफ टैक्स पेयर, जो हमारा टैक्स पेयर है उसकी जो पर्सनल डिटेल्स है, या फिर सेल्स एंड परचेज इनवॉइसेस ओनली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ टैक्स पेयर, या फिर सेल परचेजेस इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड टैक्स लायबिलिटी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जीएसटी रिटर्न बेसिकली एक तरह का डॉक्यूमेंट हुआ जिसके अंदर जीएसटी से रिलेटेड आपका जितनी भी एक्टिविटीज है उसके बारे में आप गवर्नमेंट को जो है गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हो, जैसे कि आपकी सेल्स कितनी हुई है, परचेजेस कितनी हुई है, इनकम टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना बना है, आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप जीएसटी रिटर्न के द्वारा जो है वो प्रोवाइड करते हो गवर्नमेंट को, जिसके बिहार पर गवर्नमेंट आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी देती है और आपको टैक्स आपके ऊपर टैक्स भी लगाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अंडर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स सिस्टम बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर। अगर हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स सिस्टम की बात करें तो बैंक्स को कैसे यहाँ पर रजिस्टर करवाना होता है, तो पहले देखो रजिस्टर सेपरेटली फॉर ईच स्टेट, मतलब हर स्टेट के अंदर जहां वो ऑपरेट करिए वहां पर अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, या फिर ओनली वन रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल स्टेट, रजिस्टर्ड एज अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए रजिस्टर्ड सेपरेटली फॉर ईच स्टेट इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि बैंकों को जिन भी स्टेट में ऑपरेट कर रहे हैं हर स्टेट के अंदर अलग से रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाने की जरूरत होती है। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखो, बैंक XYZ हैज 10% 8-year बॉन्ड विद अ पार वैल्यू ऑफ 1000, द मार्केट रेट चेंजेस फ्रॉम 10 to 12%, कैलकुलेट द इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, तो सिंपल भाषा में समझो, जो हमारा इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी है ये हमें बताता है कि अगर हमारे इंटरेस्ट रेट में चेंज आता है तो हमारी जो बॉन्ड की प्राइस है उसमें कितना चेंज जो है वो आएगा, यानी कि कितनी अमाउंट का चेंज आएगा उसके बारे में बताता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर प्राइस में जो चेंज आया है और जो हमारा बॉन्ड है वैल्यू, जो हमारा इंटरेस्ट रेट है उसमें जो चेंज आया है वो दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बॉन्ड इन पीरियड टी, यानी कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हमारे बॉन्ड के प्राइस में जो चेंज आया है, और परसेंटेज चेंज इन यील्ड टू मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड, यानी कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट है उसमें जो चेंज आया। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट में जो चेंज आया है वो तो हमें पता है 10 से 12% है, 2% का चेंज आया। अब हमें जो हमारा बॉन्ड है उसकी जो प्राइस में जो चेंज आया है इस इंटरेस्ट रेट की चेंज आने की वजह से, वो हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट होगा, तो देखो जब हमने यहाँ पर 10% के हिसाब से कैलकुलेट किया था तब बॉन्ड की वैल्यू कितनी आई थी 1000, पर जब हमें 12% के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया तो बॉन्ड का जो वैल्यू आई है वो 896 आई है, यानी कि 104 रुपए का यहाँ पर क्या होगा, 104 रुपए से वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, 104 रुपए का चेंज आया। अगर हम परसेंटेज चेंज की बात करें तो ये 10.4% है। ठीक है, तो 10.4% को हमें 2% के साथ डिवाइड करना है, तो यहाँ पर 5.2% हमारा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी। क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मीनिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसमें से हमारा जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है उसका क्या मीनिंग होता है, पहला द एवरेज इंटरेस्ट रेट ऑन कंपनीज आउटस्टैंडिंग डेट, यानी कि कंपनी की जो आउटस्टैंडिंग डेट पे है उस पे जो एवरेज इंटरेस्ट रेट है, या फिर द एवरेज रिटर्न रिक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर है उसको जो एवरेज रिटर्न चाहिए होती है, या फिर द एवरेज कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू डेट एंड इक्विटी, यानी कि एक कंपनी डेट और इक्विटी के थ्रू जो भी फंड रेज कर रही है उसका जो एवरेज कॉस्ट है वो हमारा कहलाता है WACC, या फिर द एवरेज वैल्यू ऑफ कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ स्टॉक। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो अगर हमारी मान के चलो हमारी जो कंपनी जो डेट पे जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है यहाँ पर 9% की, और जो इक्विटी पे कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 11% की। ठीक है,
तो इनका जब हम एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा 20% बन रहा है टोटल, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो एवरेज 10% आ जाएगा। तो ये जो 10% है ये बेसिकली हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या कहलाएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एबीसी लिमिटेड हैज इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग 40% ऑफ डेट and 60% of equity. The cost of debt is 8%, cost of equity is 12%. What is the WAC can be calculated under? ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन है वो आपके लिए लिख के आ रहा है। देखो जो वेटेड एवरेज कॉस्ट है इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले देखो कॉस्ट ऑफ डेट इनटू प्रपोर्शन ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट हमारी कितनी है 8%, तो इसको हम 0.08 लिख देंगे। प्रपोर्शन ऑफ डेट कितना है 40%, तो इसको हम 0.4 लिख देंगे। उसके बाद प्लस करना है, किस चीज से प्लस करना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है 0.12, ठीक है, यानी कि 12% इनटू, और प्रोपोर्शन कितना है 0.6 यानी 60%। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका निकल कर आएगा यहाँ पर 10.4%, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप WACC को आसानी से कैलकुलेट जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल पोजीशन अप्रोच थ्योरी व्हाट हैपेंस टू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज द प्रोपोर्शन ऑफ डेट कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीजेस। ठीक है, तो अगर हम ट्रेडिशनल पोजीशन अप्रोच थ्योरी की बात करें तो हमारा जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है, जब हमारा जो डेट का प्रोपोर्शन है वो इंक्रीज होता है तो उससे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। पहला, WAC कंटिन्यूअसली डिक्लाइन, ये बहुत ही ज्यादा तेजी से कम होता रहता है, या फिर इनिशियली डिक्लाइंस एंड देन रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर WAC इनिशियली डिक्लाइंस देन रिमेन्स कांस्टेंट एंड फाइनली इंक्रीजेस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जब आप डेट का कैपिटल इंक्रीज करते हो तो शुरुआती दौर में आपका जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो कम हो जाता है, क्योंकि डेट की जो कॉस्ट होती है वो कम होती है। पर जैसे जैसे आप परसेंटेज को बढ़ाते जाते हो तो आपकी जो कॉस्ट है कांस्टेंट हो जाती है और फाइनली वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसीलिए हमें ज्यादा डेट यूज करने की जरूरत नहीं होती है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, इफ फिक्स्ड बजट इज प्रिपेयर्ड based on fixed set of assumption and does not change during the budget period, it is suitable when the activity level is। ठीक है, तो हमारा जो फिक्स बजट होता है वो ऐसा बजट होता है जो कि पूरे के पूरे बजट पीरियड के अंदर फिक्स होता है। यानी कि अगर आपने 5 लाख रुपए मटेरियल का बजट बनाया है तो आप पूरे साल जो है वो मटेरियल का जो बजट है वो 5 लाख रुपए ही होगा, इसमें हम किसी भी तरह का चेंज नहीं करेंगे। मार्केट में चाहे जो भी फ्लक्चुएशन आता रहे हमारा बजट वैसे का वैसा रहेगा, तो इसको हम फिक्स बजट कहते हैं। ठीक है, और ये फिक्स सेट ऑफ अजम्पशन के बेस पर बनाए जाते हैं। अब ये जो बजट है वो कब सुटेबल होता है, जैसे यहाँ पर अनप्रिडिक्टेबल है, वेरिएबल है या फिर प्रिडिक्टेबल है। जो एक्टिविटी लेवल है अगर वो हाई है, बहुत ज्यादा एक्टिविटी आप परफॉर्म करो तब यूज करो, या फिर जो एक्टिविटी लेवल है वो अनप्रिडिक्टेबल है तब यूज करो, या वेरिएबल है या फिर प्रिडिक्टेबल है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। जब आप फ्यूचर पे क्या होने वाला है उसके बाद में प्रिडिक्ट कर सकते हो, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, तो उस केस में आप इस मेथड को यूज जो है वो कर सकते हो, इस बजट को यूज जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब जीरो बेस बस्टिंग। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो जीरो बेस बस्टिंग को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर डिफाइन जो है वो करती है, डिस्क्राइब करती है। तो जीरो बेस बस्टिंग होता क्या है इसको समझो। देखो जब हम कोई नॉर्मल बजट बनाते हैं, जब भी हम यहाँ पर कोई नॉर्मल बजट बनाते हैं तो प्रीवियस ईयर के जो फिगर्स होते हैं, प्रीवियस ईयर के जो फिगर्स होते हैं उसको हम बेस बनाकर अपना बजट बनाते हैं। जैसे पिछले साल आपकी सेल जो है वो 5 लाख की थी, तो आप इस प्रीवियस जो फिगर है, प्रीवियस ईयर की जो फिगर है, आप इसको बेस बनाओगे और इसके बेस पर डिसाइड करोगे इस बार हमें 6 लाख की करनी है। उसके बाद मान के चलो आपका जो एक्सपेंस आया था वो 2 लाख रुपए का आया था, तो आपने यहाँ पर बजट बनाया कि पिछले साल 2 लाख आया था, इस साल हम 1.5 लाख में काम जो है वो कर लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ नॉर्मल बजट। जीरो बेस बजट ऐसा बजट होता है जिसके अंदर हम कोई भी प्रीवियस ईयर की फिगर नहीं लेते हैं, बल्कि सारा कुछ स्टार्टिंग से करते हैं। यानी कि हम जैसे 2018 का अगर हम बजट बना रहे तो पिछले सालों में क्या हुआ उसको हम कंसीडर ही नहीं करते। 2018 की सिचुएशन के हिसाब से हम एक्सपेंसेस का बजट बनाते हैं, रेवेन्यू का बजट बनाते हैं, सेल्स का बजट जो है वो बनाते हैं। इस तरह के बजट को हम क्या कहते हैं, जीरो बेस बजट कहते हैं। अब कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर डिफाइन करें, पहले इट एलोकेट्स फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर बजट टू ईच डिपार्टमेंट, गलत है। इट प्रायोरिटाइज एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल स्पेंडिंग पैटर्न, मतलब हिस्टोरिकल बेसिस पे आपने जैसे स्पेंडिंग की थी आपका जो पैटर्न था उसके बेस पर आप एक्सपेंसेस को प्रायोरिटाइज करते हो। इट रिक्वायर्स एवरी एक्सपेंस और एक्टिविटी टू बी जस्टिफाइड फ्रॉम स्क्रैच इन ईच बजट पीरियड, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एवरी एक्सपेंस और एक्टिविटी को आपको शुरू से स्क्रैच से जो है जस्टिफाई करना होगा, उसके बाद आपको उसको बजट पीरियड में जो है वो ऐड करना होगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू इफेक्टिवली इंप्लीमेंट अ बजटरी कंट्रोल सिस्टम एबीसी कंपनी शुड एस्टैब्लिश वेल डिफाइंड बजट सेंटर, व्हाट डज बजट सेंटर रिप्रेजेंट। ठीक है, तो अगर हम एक अच्छा बजटरी कंट्रोल सिस्टम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो एक वेल डिफाइंड बजट सेंटर होना चाहिए। अब ये बजट सेंटर है क्या? पहला, द ग्रुप ऑफ एग्जीक्यूटिव ओवरसीइंग द बजटिंग प्रोसेस, यानी कि वो एग्जीक्यूटिव्स का ग्रुप जो कि बजटिंग प्रोसेस को ओवरसी कर रहा है, उसे हम कहते हैं। या फिर इट रिप्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट यूनिट और एरिया वेयर बजटेड एक्टिविटीज आर प्लान्ड, एग्जीक्यूटेड एंड मॉनिटर्ड। तो ऑप्शन भी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ये बेसिकली एक एरिया होता है जहां पर जितने भी बस्टेड एक्टिविटीज हैं उनको प्लान किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है और फाइनली उसको मॉनिटर भी किया जाता है। द फाइनेंशियल रिपोर्ट कंपेयरिंग एक्चुअल एंड बस्टेड परफॉर्मेंस, ये गलत है, ये तो हमारी बजट रिपोर्ट होती है। उसके बाद फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर बजट एलोकेटेड टू ईच डिपार्टमेंट, तो ये भी हमारा करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, यानी कि जब एक कंपनी अपने शेयर्स इशू कर देती है तो कितने तरीके से अपने शेयर्स को इशू कर सकती है? पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, बोनस इशू। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे हमारे शेयर्स को इशू करने के मोड्स होते हैं। पहला बात करें अगर हम पब्लिक ऑफर की, पब्लिक ऑफर के अंदर जो कंपनी होती है वो यहाँ पर जो जनरल पब्लिक होती है उसको अपने शेयर जो है वो इशू करती है, अपने शेयर जो है इशू करती है। प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर जो कंपनी होती है वो कुछ प्राइवेट लोगों को सिलेक्ट करती है और उसको अपने शेयर जो है वो सोल्ड करती है। राइट इशू के अंदर हमारी जो कंपनीज होती है वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक राइट देते हैं कि वो यहाँ पर एक फेयर प्राइस के ऊपर इन शेयर्स को जो है वो बाय कर सकते हैं और उसके बाद ही वो कंपनी इन शेयर्स को दूसरे शेयर होल्डर को सेल करेगी। यानी कि जो ऑनर्स हैं वो खुद चाहे तो सारे शेयर्स बाय कर सकते हैं। उसके बाद बोनस इशू, बोनस इशू के अंदर जो कंपनी होती है वो अपने शेयर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बोनस के फॉर्म में प्रोवाइड करती है। जैसे अपने एम्प्लॉयज को दे दिया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया तो उसको 10-20 शेयर यहाँ पर दे दिए, तो वो हमारा बोनस इशू कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दीज इज अ करेक्ट सीक्वेंस फॉर द प्रोसेस ऑफ इशूइंग शेयर। अगर हम शेयर्स को इशू करते हैं तो इसमें से जो हमारी शेयर इशू की प्रोसेस होती है उसका जो सीक्वेंस है वो कौन सा करेक्ट है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स, या फिर अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, कॉल्स, कॉल्स, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन। तो ऑप्शन बी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो जब भी कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है तो सबसे पहले जो जनरल पब्लिक है, अगर पब्लिक को इशू किया है तो वो शेयर्स को परचेज करने के लिए डालती है एप्लीकेशन। ठीक है, और यहाँ पर जो बायर है उसे एप्लीकेशन मनी भी यहाँ पर पे करनी पड़ती है। जैसे ही कंपनी के पास एप्लीकेशन आती है तो कंपनी क्या करती है, जो शेयर्स हैं उनको कर देती है अलॉट। अलॉटमेंट का मतलब क्या है कि अब जो हमारे एप्लीकेंट्स हैं वो यहाँ पर कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। उसके बाद मंगाई जाती है यहाँ पर कॉल। यहाँ पर अलॉटमेंट के लिए भी यहाँ पर थोड़े पैसे जो है वो पे करने पड़ते हैं। और एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बाद अगर जो भी पैसा है शेयर का, जैसे अगर आपने एप्लीकेशन पे 3 रुपए मंगा लिए, आपने अलॉटमेंट पे भी 3 रुपए मंगवा लिए और शेयर से 10 रुपए का, ये जो 4 रुपए है वो कॉल्स के जरिए आप मंगाते हो। यानी कि आपने पहली कॉल कर ली, दूसरी कॉल कर ली और बाकी पैसा आपने मंगा लिया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट हायर देन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर दे आर इशूड टू मी। अगर हमारी जो शेयर्स हैं वो फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे इशू किए जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट पार, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए इशूड एट प्रीमियम इज द करेक्ट आंसर। अगर मान के चलो फेस वैल्यू है 10 रुपए, आपने 12 रुपए पे इशू किया तो ये जो 2 रुपए है वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रीमियम कहलाएगा। और हम कहेंगे कि जो शेयर है उसको प्रीमियम पे इशू किया गया है। साथ के साथ अगर हमारे जो फेस वैल्यू है, हमारा जो फेस वैल्यू है उससे कम प्राइस पे आपने शेयर्स को इशू किया है तो वो हम कहेंगे कि जो शेयर्स है उनको डिस्काउंट पे इशू किया। जैसे फेयर प्राइस है 10 रुपए, आपने इशू कर दिया 8 रुपए में, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा इशूड एट डिस्काउंट कहलाएगा। और जब आप यहाँ पे शेयर्स को फेस वैल्यू पे ही इशू करते, ना कम ना ज्यादा, तो वो हमारा कहलाता है इशूड एट पार। क्या कहलाता है? इशूड एट पार। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, if a company receives oversubscription of shares, then companies follows which method in allotment of shares? सबसे पहले ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या होता है? तो मान के चलो एक कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू किए थे पर जो एप्लीकेशन है वो 1 लाख की यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी कि कंपनी के पास उतने शेयर्स है ही नहीं जितने की एप्लीकेशन यहाँ पर आ गई है। तो अब क्योंकि देखो कंपनी जो है सिर्फ और सिर्फ 50,000 शेयर्स यहाँ पर अलॉट जो है वो कर सकती है, तो उसे यहाँ पर यूज करना है प्रो राटा बेसिस। कौन सा यूज करना है? प्रो राटा बेसिस। कैसे प्रो राटा बेसिस कैसे काम करता है? तो देखो जिस पर्सन ने जितने शेयर्स यहाँ पर मांगे हैं उसको उतने शेयर ना देके थोड़े से कम कर देने। जैसे अगर मान के चलो एक पर्सन ने यहाँ पर 200 शेयर्स मांगे हैं और एक पर्सन ने यहाँ पर 400 शेयर मांगे हैं, ठीक है, और जो एप्लीकेशन है वो लगभग डबल आ गई, तो हम क्या करेंगे?
कि अगर किसी बंदे ने 2 शेयर मांगे तो उसको हम सिर्फ 1 शेयर देंगे। जैसे यहाँ पर 200 मांगे तो उसको हम 100 शेयर देंगे, 400 मांगे हैं तो हम उसको 200 यहाँ पर शेयर जो है वो देंगे, जिससे सभी को शेयर जो है अलॉट हो जाएंगे, सभी यहाँ पर रिजेक्ट भी नहीं होंगे। ठीक है, तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, प्रोराटा बेसिस। इस मेथड को हम ये कहते हैं यहाँ पर प्रोराटा बेसिस, जिसके अंदर जितने शेयर्स मांगे थे उतना ना देकर थोड़े से कम शेयर दे देते ताकि बाकियों को भी हम शेयर्स वगैरह दे पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, when forfeited shares are reissued the amount of discount allowed in share does not exceed। ठीक है, तो नॉर्मली देखो जो शेयर्स होते हैं उसको हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, पर जो फोरफिटेड शेयर्स होते हैं, यानी कि जिनके ऊपर कंपनी को पेमेंट नहीं आई थी और कंपनी ने उसको अपने पोजीशन में ले लिया, शेयर होल्डर कैंसिल कैंसिल कर दिया, तो वो फोरफिटेड शेयर्स को जब री इशू किया जाता है तब डिस्काउंट पे इशू कर दिया जाता है। पर कंडीशन क्या होती है कि जो डिस्काउंट की अमाउंट है, जो डिस्काउंट की अमाउंट है वो फोरफिटेड अमाउंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मान के चलो 100 शेयर थे, उसके ऊपर 5 रुपए 10 रुपए यहाँ पर पे कर दिए थे, शेयर की जो वैल्यू थी वो 20 रुपीज थे, पर शेयर होल्डर ने 10 रुपए पे कर दिए थे, तो 1000 रुपए आपके पास फोरफिटेड शेयर है। तो अगर आप दोबारा से शेयर्स को री इशू करते हो तो आप मैक्सिमम 1000 रुपीज का डिस्काउंट दे सकते हो, उससे ज्यादा आप डिस्काउंट जो है वो नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक है वो यहाँ पर ओवर होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो हमने यहाँ पर एफएम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, जैसे कि एन्युटी के बारे में हमने पढ़ा, इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने जो कंपनी अकाउंट्स है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ा, शेयर को इशू करना इसके बारे में डिस्कस किया। तो आई होप आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। और अगर आप सिस्टमेटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं उसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईटीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक आईएएस यूजर तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी सेशन का बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।